BA पार्ट सेकेंड ईयर फिलॉसफी पेपर सेकेंड लॉजिक। मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वेलकम बच्चों। इस पेपर में हम थ्योरी ऑफ कॉजेशन चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कारणता संबंध और कारण कार्य का विस्तृत विवेचन उनके संबंध को लेकर के किया है। उसके पश्चात कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए J.S. मिल ने 5 प्रकार की विधियों को रखा है, जिनके द्वारा अन्वेषक कारण संबंध स्थापित करने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि, इन 2 विधियों की विस्तृत रूप से उदाहरण सहित चर्चा की है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम करेंगे संयुक्त अन्वय और व्यतिरेक विधि, जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि को अलग अलग आप सुन चुके हैं। आज इसको संयुक्त रूप में हम पढ़ेंगे कि यह विधि संयुक्त रूप में किस प्रकार से कारणता के संबंध को स्थापित करने में मदद करती है। तो ये कोई नई विधि तो नहीं है, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक विधि एक ही तरह के उदाहरण में प्रयुक्त हुई हैं। तो कभी कभी जो अन्वेषक हैं वो कारण संबंध स्थापित करने के लिए एक साथ दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं, और दोनों विधियों का संयुक्त प्रयोग करने से जो निष्कर्ष निकलता है वही हमारे विश्वास को बढ़ाता भी है। यह संयुक्त विधि जो है वो मात्र अन्वय विधि या मात्र व्यतिरेक विधि से बेहतर होती है। ठीक है, तो संयुक्त विधि जो है इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब कभी कारण घटित होता है तो कार्य भी घटित होता है, और जब कार्य अनुपस्थित होता है तो कारण भी अनुपस्थित होता ही है। तो इस विधि को प्रतीक के रूप में इस तरह से दर्शाया गया है कि जैसे एक पार्टी में कुछ अतिथि जो है खाना खाने के बाद बीमार हो गए। डॉक्टर उस विष से युक्त भोजन पदार्थ को जानने के लिए संयुक्त विधि का प्रयोग करते हैं। पहले वो अन्वय विधि से बीमार लोगों की एक सूची बनाते हैं और ये पता लगाते हैं कि उन्होंने क्या क्या खाया, और इस तरह से वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ABCDE इनमें से, इन 5 व्यक्तियों में से सभी ने कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ खाई है जिससे वो बीमार हुए हैं। तो वो खाद्य पदार्थों की एक लिस्ट बना लेते हैं और उसके आगे उसका रिजल्ट लिखते जाते हैं कि किसने क्या खाया, किसने क्या खाया। तो सभी व्यक्तियों ने एक चीज़ ऐसी खाई जो सभी में कॉमन थी, तो उस कॉमन चीज़ से निष्कर्ष निकाला कि वही चीज़ जो है बीमारी का कारण है या उसका अंश है। फिर चिकित्सक दूसरी सूची बनाते हैं। जो पार्टी में खाना खाने के बाद बीमार हो गए थे, फिर विषैले भोज्य पदार्थों को जानने के लिए वो फिर संयुक्त विधि का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से दूसरी सूची में वो वही 5 व्यक्तियों को लेते हैं और खाद्य पदार्थों को लेते हैं। तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सिलेक्शन करते हैं वो जिसको खाने से कोई बीमार नहीं हुआ। जो बीमार हुए उनकी बात नहीं है, जो बीमार नहीं हुए उनकी वो सूची बनाता है। तो इस जांच से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जितने भी जो गेस्ट आए थे उनकी बीमारी की का जो संभाव्य कारण है वो भोज्य पदार्थ नहीं खाना था। ठीक है, तो जांच के दोनों परिणामों को मिलाकर डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अतिथियों की बीमारी का
सबसे ज़्यादा संभाव्य कारण जो है वही भोजन है। जिन्होंने खाया वो बीमार हुए और जिन्होंने नहीं खाया वे बीमार नहीं हुए। तो इस विधि की एक विशेषता यह है कि इसमें निषेधात्मक उदाहरण से भावात्मक उदाहरण प्राप्त करके निष्कर्ष को और अधिक मजबूत बनाया जाता है। ठीक है। तो संयुक्त विधि हमेशा इस सिद्धांत पर ही आधारित होती है कि जब कभी कारण घटित होता है तो वो कार्य भी घटित होता है, जब कारण अनुपस्थित होता है तो कार्य भी अनुपस्थित होता है। ठीक है। तो इस तरह इस विधि में अनिवार्य और पर्याप्त दोनों उपाधियों पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है अवशेष विधि, मेथड ऑफ रेजिड्यूज। इस विधि का प्रयोग वैसे तो विज्ञानों में ही होता है, परंतु जे.एस. मिल ने इसको इस तरह से परिभाषित किया है कि यदि किसी भी घटना के उस अंश को निकालें जो कि पिछले आगमन द्वारा कुछ विशेष पूर्ववर्तियों का परिणाम घोषित हुई हैं, तो घटना का शेष अंश जो है बाकी बचे हुए पूर्ववर्ती का परिणाम होगा। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जैसे कोई शिप है, कोई जहाज़ है, उसमें माल भरा हुआ है। माल के वज़न को जानने का एक व्यावहारिक तरीका इन्होंने बताया है कि पहले हमें खाली शिप का वज़न करेंगे, फिर भरे हुए शिप का वज़न करेंगे, तो दोनों वज़नों का अंतर जो है शिप के माल का वास्तविक वज़न होगा। तो यहाँ पर जो विधि प्रयोग हुई है वो अवशेष विधि ही है। यानी एक जहाजी माल और उसके वज़न को जानने का एक तरीका है कि पहले हम खाली ट्रक या जहाज़ का वज़न करते हैं, फिर भरे हुए ट्रक का वज़न करते हैं, फिर दोनों के वज़न का जो अंतर है वो जहाज़ में रखे हुए माल का वास्तविक वज़न होता है। इस विधि के अलावा अगर जहाजी माल के वास्तविक वज़न को मापने का कोई दूसरा तरीका ढूंढा जाए तो वो उपलब्ध नहीं हो सकता। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल है मिठाई और मिठाई के डब्बा। जैसे मिठाई वाले जो हैं जब मिठाई बेचते हैं तो वो दुकान पर आपने देखा होगा कि पहले वो खाली डिब्बे का वज़न करते हैं और फिर डिब्बे में घी अथवा तेल भरकर उसका वज़न करते हैं या मिठाई भरकर वज़न करते हैं। तो यहाँ भी अवशेष विधि का ही प्रयोग हुआ है। तो अवशेष विधि का जो प्रयोग है विज्ञानों में व्यापक तौर पर होता है। अनेक ऐसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें हैं जो इस विधि की सहायता से ही हुई हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैडम क्यूरी की प्रसिद्ध खोज है नवीन रसायन रेडियम और उसकी भारी रेडियोधर्मिता। ये जो खोज हुई है वो इस विधि की सहायता से ही संभव हुई है। इसी तरह से यूरेनस ग्रह के पथ की जो गणना से एक नए ग्रह नेपच्यून की उपस्थिति का पता चला था। जब लेवेरियर नामक वैज्ञानिक ने यूरेनस ग्रह के पथ की गणना की तब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा की गई जो गणना है उस गणना से प्राप्त पथ में और यूरेनस के वास्तविक पथ में केवल 2 मिनट का ही अंतर है। और इस अंतर से उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि कोई दूसरा ग्रह भी है जिसके कारण पथ की गणना में अंतर आ गया। बाद में ये भी तथ्य सामने आया कि नेपच्यून नामक एक दूसरा ग्रह है जो सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की अपेक्षा सबसे बाह्य कक्षा में है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ चिंतक जो हैं अवशेष विधि को निगमन की विधि के समझते हैं क्योंकि उसमें निरीक्षण कम होता है और गणना का काम अधिक होता है। यह विधि जो है उस कारण संबंध का सहारा लेती है जिसे आगमनात्मक रूप से स्थापित किया गया था। दूसरे सभी प्रायोगिक विधियों की तरह अवशेष विधि भी प्रमाण की विधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह विधि हमें केवल एक सीमा तक की ज्ञान देती है और कभी भी निश्चयतापूर्वक कारण संबंध को प्रमाणित नहीं कर सकती है। इसलिए यह भी विधि पूरी तरह से सही ज्ञान नहीं दे पाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सहपरिवर्तन या सहवर्ती विचलन विधि। आपने ये 4 जो विधियों की जो हमने चर्चा की है
वो चारों विधियाँ बहिष्कार की विधियाँ कहलाती हैं। इनमें कारण संबंधों को निर्धारित करने के लिए अनुपयुक्त स्थितियों का या जो अनावश्यक स्थितियां हैं उनका बहिष्कार किया जाता है। किंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिनका हम पूरी तरह से बहिष्कार नहीं कर सकते, जैसे ऊष्मा है, गुरुत्वाकर्षण है, वातावरण है, घर्षण है, दबाव है। ये अनिवार्य स्थितियां हैं जो पूरी तरह से अलग नहीं की जा सकती है। इन स्थायी कारणों का पूरी तरह से बहिष्कार भी संभव नहीं है, परंतु उनके स्तर में अंतर होता है। तो सहवर्ती विचलन विधि के द्वारा इनके बीच कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। इस विधि की व्याख्या जेएस मिल इस प्रकार करते हैं कि जब भी कोई घटना किसी दूसरी घटना में बदलती है तो वह घटना जो है वो दूसरी घटना का कारण या कार्य होगी। जैसे तापमान और पारे में होने वाले सह परिवर्तन को देख करके वैज्ञानिकों ने इन दोनों में कारण संबंध का अनुमान किया था। उसी तरह सागर में ज्वार भाटे का उठना चंद्रमा के बढ़ते आकार का परिणाम है। यानी जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है, सागर में ज्वार और तेज़ ऊपर उठता जाता है। तो यह सहपरिवर्तन का एक उदाहरण है। अर्थशास्त्र में भी मांग और पूर्ति का नियम, जिससे वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, सहवर्ती विधि का वहाँ प्रयोग हुआ है। समाज में आत्महत्या है, लूट है, बलात्कार है, लूटपाट है और भी कई असामाजिक गतिविधियाँ क्यों बढ़ रही है, ये जानने के लिए एक व्यक्ति जो है उन तथ्यों को, घटनाओं को और परिस्थितियों को पता लगाता है जो इन अवांछित व्यवहारों का कारण है। तो इस तरह से ये उदाहरण सारे स्पष्ट करते हैं कि परिमाणात्मक आगमन में जहाँ मात्रा की बात की जाती है, जहाँ कैलकुलेशन किया जाता है, वहाँ सहवर्ती विचलन विधि कारण संबंध निर्धारित करने की एकमात्र उपयुक्त विधि मानी गई है। अब इसकी भी समीक्षा में कहा जा सकता है कि यह विधि भी जो है दूसरी विधियों की तरह दोष रहित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी दो घटनाएं जो है साथ साथ परिवर्तित होती हैं, किंतु उनमें कारण संबंध नहीं होता और वे दोनों घटनाएं किसी और ही कारण के सहकार्य हो सकती हैं। जैसे किसी घड़ी में मिनट और सेकंड की सुइयां जो है साथ साथ ही परिवर्तित होती हैं, किंतु मिनट की सुई की गति जो है सेकंड की सुई की गति का कारण नहीं होती है। सहवर्तन विचलन विधि जो है परिमाण की विधि है, इसलिए इस विधि में परिमाण के उपयुक्त मापदंड की अपेक्षा है और यह मापदंड जो है शुद्ध होना चाहिए और उच्च कोटि का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 विधियां हैं जिनके अध्ययन से ऐसा जान पड़ता है कि प्राकृतिक घटनाओं के बीच में कारण संबंध आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। प्रायोगिक विधियां जो है उपकरण के माध्यम या उपकरण के समान ही होती हैं और कारण संबंध स्थापित करने में इन विधियों का जो प्रयोग है कोई कितनी योग्यता से करता है, यह प्रयोगकर्ता की मानसिक दक्षता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये था मिल्स मेथड या मिल की प्रायोगिक विधियाँ या मिल के 5 सिद्धांत जो कारण संबंध को स्थापित करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू।